अच्छा, तो अगर हम कल की रिवीजन का कल तक के लेक्चर का एक क्विक रिवीजन करें, तो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल, जिसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। और 4 स्टेप्स में हमने देखा था कि पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स बनाई थी, उस बेस पे इंटरप्रिटेशन की थी। स्टेटमेंट की टाइप्स बताई थी, उसके बाद मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, उसके बाद आपके पास आते हैं लायबिलिटीज के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद इनकम, और इनकम के बाद एक्सपेंसेस। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो ये कहते हैं इंशाल्लाह ताला अगर कभी आपको कभी इशू होगा तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये कि ये पीडीएफ, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको ये वाला नोट्स मिल जाएंगे, और ताकि आपको अगर रिवीजन करनी है तो आप रिवीजन भी कर सकें नोट्स के थ्रू। अच्छा, उसके बाद आज हमने जो स्टार्ट करना है, आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है एसेट्स। एसेट्स हमने पढ़ तो लिया था, लेकिन एसेट्स की दो टाइप्स हैं। एसेट्स की दो टाइप्स हैं, एक टाइप का नाम है नॉन करंट एसेट, एक टाइप का नाम है नॉन करंट एसेट, और दूसरी टाइप का नाम है करंट एसेट्स। अगर हम बात करें अपने नॉन करंट एसेट्स की, तो ऐसे एसेट्स जो आपको 1 साल से ज्यादा फायदा देने वाले हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बिल्डिंग लेते हो, तो ऑब्वियसली 1 साल के लिए नहीं लोगे। आपके पास कोई एसी है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता हूँ, लैंड बिल्डिंग, आपके पास एसी है कोई, आपके पास फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, फर्नीचर है। तो ये सारे जितने भी क्या कहते हैं, ये जितने भी आपके पास ये चीजें हैं, ये सारी की सारी आपको 1 साल से ज्यादा फायदा देने वाली हैं। यानी कि आपके ये चीज 1 साल के अंदर आपकी कैश में कन्वर्ट नहीं होनी। ये चीज 1 साल के अंदर आपकी कैश में कन्वर्ट नहीं होनी, बल्कि इन चीजों ने आपको फ्यूचर के अंदर फायदा देना है। आपने इसको यूटिलाइज करना है, और फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर आने वाले सालों के अंदर आपने इसको, इसने आपको फायदा देना है। अच्छा, अब अगर देखो तो ये कहते हैं दूसरी साइड पे करंट एसेट्स पे अगर हम बात करें, तो वो एसेट्स जो आपको 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी जो आप यूज करते हो, जिनका आप 12 महीने के अंदर, यानी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री है, आपके रिसीवेबल्स हैं, आपका कैश है, आपका बैंक है। ठीक है, ये तमाम एसेट्स आपके जो हैं, ये तमाम एसेट्स जो आपके हैं, जो 12 माह के अंदर आपके कन्वर्ट होने वाले हैं, ये एसेट्स आपके कौन से कहलाते हैं? ये एसेट आपके कहलाते हैं करंट एसेट्स। अच्छा, तो अब देखो यार, जो जो एसेट्स आपके 12 माह के अंदर कन्वर्ट होने हैं ना, जो एसेट्स आपके 12 माह के अंदर कन्वर्ट होने हैं, ये वो एसेट्स हैं, जैसे इन्वेंट्री, आपने माल खरीदा आगे बेच दिया, फिर माल खरीदा आगे बेच दिया, तो इसका ताल्लुक है ही नहीं इस चीज से कि इसने आपको आने वाले सालों में फायदा देना है। ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। रिसीवेबल्स हैं, आपका कैश है, कैश खुद, जो चीज कैश में 12 माह के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको करंट एसेट कहते हैं। तो कैश बजाते खुद भी फिर करंट एसेट हुआ। आपके पास जो बैंक अकाउंट है, जिसके अंदर आपके बैंक कैश है, बैंक यानी जो पैसे हैं, वो भी सारे के आपके क्या हुए? करंट एसेट्स हुए। तो ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स दो किस्म के एसेट्स हैं। हाँ, ये जो मैंने इसके अंदर ब्लैक में लिखा हुआ है IS 16 और IS 2, असल में ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है जो कि स्टैंडर्ड देता है, जो जिसके उसने हर स्टैंडर्ड दिया होता है हर चीज का, नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट्स का, इस लाइबिलिटीज का, कैपिटल, हर चीज को देखने के लिए स्टैंडर्ड होता है। तो नॉन करंट एसेट को जो स्टैंडर्ड देखते हैं, वो उस स्टैंडर्ड का नंबर है IS 16। हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट, हमारा एक चैप्टर है नॉन करंट एसेट के नाम से, जिसके अंदर हम सारा देखेंगे। लेकिन अब से पहले हमने सारी चीजें देखी हुई हैं, लेकिन कभी भी हमने नंबर्स के हिसाब से नहीं देखी कि ये कौन सा नंबर पे स्टैंडर्ड आता है। अभी भी F3 लेवल पे भी इतना कोई सीरियस नहीं है, असल में F7 लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि F7 लेवल तक आपको पता हो कि हर स्टैंडर्ड का अपना नंबर होता है। और नॉन करंट एसेट को जो स्टैंडर्ड देख रहा है, उस स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? IS 16। और अगर आप इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड देखो, तो वो क्या है? IS 2। बाकियों के भी स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन मैंने आपको जो मेन मेन स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ने हैं उस बारे में बताया है। कि अगर आपसे कोई पूछे IS 2 क्या चीज़ है, तो आप कहोगे IS 2 इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ बताता है। यानी इन्वेंट्री की A to Z डिटेल्स, इन्वेंट्री के बारे में, किस तरह रिकॉर्ड करना है, पहले किस तरह रिकॉर्ड करना है, बाद में अगर इन्वेंट्री खराब हो जाए फिर कैसे रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री कितनी खरीदनी चाहिए, ये सारे तमाम मामला ये बताएगा। IS 16 आपको बताएगा नॉन करंट एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन होगी, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो इसको बेचोगे तो कौन कौन से मेथड हैं, अगर ये खराब हो जाता है फिर कौन से मेथड हैं, इसको अगर आप बड़ी बड़ी वैल्यू इसकी बढ़ जाए तो कौन कौन से मेथड हैं। तो ये सारी चीज़ें IS 16 के अंदर आ रही होती हैं। ये चैप्टर्स अलग हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ समझ रहे हैं एक हद तक, कि हमें पता होगी इससे रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़नी है। एसिड्स दो किस्म के, नॉन करंट एसिड और करंट एसिड। जिस तरह एसिड्स दो किस्म के हैं, इस तरह लाइबिलिटीज भी दो किस्म की हैं। जिस तरह एसिड्स दो किस्म के हैं, इसी तरह लाइबिलिटीज भी दो किस्म की हैं। एक है करंट लाइबिलिटी और एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। एक है करंट लाइबिलिटी और एक है नॉन करंट लाइबिलिटी।
अगर हम बात करें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में, तो ऐसी लायबिलिटीज जो आपके ऊपर 12 महीने से ज्यादा के लिए, यानी आपके ऊपर एक लोन चढ़ा हुआ है जो कि आपने 12 महीने से 12 महीने के बाद पे करना है, यानी कि आपने 2 साल में 3 साल में आपने पे करना है। ठीक है, तो वो 12 महीने से ऊपर की बात चलेगी, तो इस तरह की लाइबिलिटीज मोर देन 12 मंथ्स की लाइबिलिटी आपकी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है। जबकि अगर आपकी ऐसी लाइबिलिटी है जो कि लेस देन 12 मंथ्स है, लेस देन 12 मंथ्स है, यानी कि आपके ऊपर लाइबिलिटी और आपने 3 महीने में या कुछ दिनों में पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी है। अब जैसे आपने बैंक लोन लिया हुआ है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने बैंक लोन लिया हुआ है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड पे आप शॉपिंग कर लेते हो, क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर लेते हो, और क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आप बैंक से उधार ले रहे हो, अब ऑब्वियसली आपको वो पे करना है वापस, तो इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपको ये जो अमाउंट पे करनी है तो आपकी लाइबिलिटी, और आपको महीने के अंदर पे करनी है तो करंट लाइबिलिटी है। इसी तरह ट्रेड पेबल्स का मतलब ये होता है, ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है आपने ना क्रेडिट पे इन्वेंट्री खरीदी हुई है, यानी क्रेडिट परचेज की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप परचेज तो कर रहे हैं, अब आपको पे करना है उसके बदले, और पे कब करना है, विद इन में भी कुछ सप्लायर्स आपको 7 डेज देंगे, 13 डेज देंगे, 2 मंथ्स देंगे, 1 मंथ देंगे। ऑब्वियसली कोई ऐसा तो नहीं होता कि आज मान ले जो 4 साल बाद पैसे पे करना। ट्रेड पेबल्स ज्यादातर मतलब कि नॉर्मली मिल से 100% केसेस में अगर देखा जाए तो ट्रेड पेबल्स जो है वो करंट लाइबिलिटी में आएंगे, क्योंकि वो आपने साल के अंदर पे करने होते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको ये चीजें देखनी है कि करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या मेन मेन फर्क है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो क्या है कि एवरी नॉन करंट लाइबिलिटी बिकम्स करंट लाइबिलिटी इन इट्स लास्ट ईयर। यानी ये क्या कह रहा है कि हर नॉन करंट लाइबिलिटी अपने आखिरी साल में करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट हो जाती है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर लाइबिलिटी जो होती है वो अपने आखिरी साल में करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह देखो, आपने अगर साल के अंदर कुछ पे करना है तो वो करंट है, साल से बाद पे करना है तो नॉन करंट है। अब देखा जाए 2015 स्टार्ट हुआ, 2015 आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2015 के जनवरी के स्टार्ट पे, यानी कि 2015 के स्टार्ट पे आपने किसी से लोन लिया, यानी आप आज लायबिलिटी लिखोगे इसको नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपने उसको पे करना है 2017 के दिसंबर में। ठीक है, आपने उसको 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरे के एंड पे जाके पे करना है। अब 2015 का दिसंबर आ गया, अभी भी वो आपकी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर यहाँ से भी देखा जाए, 2015 के एंड से भी देखा जाए तो 2017 के एंड तक काफी टाइम है, 1 साल से ज्यादा है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। अगला साल स्टार्ट हुआ जनवरी, यहाँ से भी देखा जाए तो काफी टाइम है, क्योंकि जनवरी पूरा 2016, फिर 2017 के एंड पे जाके पे करनी है, तो 12 महीने से ऊपर यहाँ पे भी नॉन करंट लायबिलिटी है। हाँ, लेकिन अगर 2016 का एंड पे देखा जाए, दिसंबर इस पॉइंट पे देखा जाए, तो 2016 के एंड पे खड़े होके आप देखो कि आपने लाइबिलिटी कब पे करनी है, तो आपने इस लाइबिलिटी को 12 महीने के अंदर पे करना है, क्योंकि दिसंबर 16 पे खड़े होके दिसंबर 17 पे आपने पे करना है। आप इस पॉइंट पे खड़े हो, इसका मतलब 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर वो पे करनी है लाइबिलिटी। सब दिसंबर 16 पे खड़े होके, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो दिसंबर 16 पे खड़े होके आप अगर देखो तो दिसंबर 17 तक आपको वो चीज पे करनी है, यानी इसके अंदर 12 महीने वाला पॉइंट आ गया। अब 12 महीने रह गए हैं, तो अब वही नॉन करंट लाइबिलिटी जब इस दिन बुक होगी, जब इस दिन दिसंबर 16 वाले दिन बुक होगी, तो हम उसको किस में लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में। और उसके बाद पूरा साल वो करंट लाइबिलिटी में लिखी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो साल से कम वाला एरिया रह जाएगा ना, उसको जो पे करना है, टेन्योर रह जाएगा जो पे करना है, तो उसके बाद करंट लाइबिलिटी और एट द एंड आप उसको पे कर दोगे। तो ये इस चीज को साबित करता है कि एवरी नॉन करंट लाइबिलिटी बिकम्स करंट लाइबिलिटी इन इट्स लास्ट ईयर। यहाँ तक क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है तो यस लिखें। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। गुड है। अब हमने याद, अगर ये सारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, क्योंकि हमारे पास
ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे जो हमने पढ़े थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमने बनाते हुए हमने कहा कि यार ये चीजें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन से हैं? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स यानी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फायदा कौन कौन से लोग उठाते हैं, या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन किन लोगों ने यूज करनी है, या किसको इससे मतलब है, किसको जरूरत है इसकी, किसको किसको मतलब है, वो बताने लगूं कि यूजर्स कौन कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अगर हम बात करें सबसे पहले इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के साथ एक और मैं चीज लिख देता हूँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो इन्वेस्टर्स इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टर इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है। और मैं अगर कहीं पे पैसा लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं इस चीज के लिए, मेरा हक है कि मैं देखूं कि भाई मेरे बिजनेस में जिसमें मैंने पैसा लगाया, चाहे मैंने 10% ही पैसा लगाया हुआ है, 10% ही मैंने शेयर्स लिए हुए हैं किसी कंपनी के, इसका मतलब ये है कि मैं देखूंगा कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी कंपनी किस पॉइंट पे खड़ी हुई है, क्या उसके हालात हैं, क्या उसके एसेट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या हैं, उसके इनकम्स क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल टोटल क्या है। तो ये तमाम मामलात इन्वेस्टर देखता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चाह भी रहा होता है ना कि मैं चाह रहा हूँ मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी देखूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टर्स या यानी पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो देख रहा होता है तमाम चीजें, तमाम चीजों को देख रहा होता है। और क्यों देख रहा होता है? क्योंकि उसका उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, और आपका किसी भी चीज में अगर पैसा इन्वेस्टेड है तो आप उसके लिए ऑब्वियसली कंसर्न तो होगे। उसके बाद कस्टमर्स, कस्टमर्स क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं? असल में ना कस्टमर इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, देखो अगर एक कंपनी है, उसकी सेल्स 10,000 है, और उसी के कंपेटिटर की एक कंपनी है, उसकी सेल्स 1,000 है, और एक और कंपेटिटर है उसकी सेल्स 500 है। अब तीन आपके पास ऐसी कंपनी है जिन तीनों की जो क्या कहते हैं चीजें हैं वो सेम है, तीनों सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक की हम कहेंगे यार इसकी इतनी सेल होती है, इसकी इतनी सेल होती है, इसकी बड़ी सेल होती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली जब कस्टमर वहां से कुछ चीज लेने लगता है तो वो इस चीज के लिए होता है कि भाई मैं अगर एक जगह से चीज ले रहा हूँ तो वो ये ना हो कि वो जगह ही नॉन रिलायबल हो, मतलब वो जगह ऐसी हो कि मैं जाके चीज ले आऊँ, बाद में पता चले वो चीज ही खराब निकले। तो कस्टमर देख रहा होता है कि इस कंपनी में क्या सेल्स हो रही हैं, इस कंपनी के तमाम कस्टमर देख रहा होता है कि इस कंपनी के अंदर क्या सेल्स हैं, और तमाम मामला देख रहा होता है। वो देख के ही फिर क्या कहते हैं उसमें वहां से कोई चीज खरीदता है। ठीक है। हाँ नो डाउट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना ये नहीं, वो ये नहीं कहता कि खोल के दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हम भी अगर कोई चीज लेने जाते हैं तो उसी जगह से लेते हैं जहाँ की सेल्स ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल अगर दी जाए तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर लेने गए, सही है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स थे, लिनोवो, एचपी और डेल, सही है। और एक कोई ऐसा नया ब्रांड आया एक्स वाई जी के नाम से। अब ऑब्वियसली एक्स वाई जी ना जाना पहचाना ब्रांड नहीं है, उसकी सेल सबसे कम है, तो हम कभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट पैसा नहीं लगाएंगे, हम कभी भी यहाँ से एक्स वाई जेड नहीं खरीदेंगे। हम कहेंगे हम इन तीनों में से देख लेते हैं जो अच्छा लगा हम ले लेते हैं। किसी लोकल किसी चाइना की चीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? किसी चाइना की चीज़ में क्यों नहीं हम लेते? उसकी रीज़न ही ये है कि क्या कहते हैं वो चीज़ खराब हो सकती है, कस्टमर ने उसको यूज़ नहीं किया हुआ, इसलिए नई चीज़ कस्टमर लेने से रेजिस्ट करता है। जो चीज़ चल रही होती है मार्केट में उस पर वो चल रहा होता है। तो ये इस वजह से वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होता है। अच्छा, आपके सप्लायर्स जिन्होंने आपको माल देना है, वो क्यों इंटरेस्टेड है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सुनो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एक कंपोनेंट होता है जिसे आप बोलते हो लायबिलिटी, और उसके अंदर करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में एक होता है ट्रेड पेएबल्स। अब सप्लायर जब आपको क्रेडिट में माल बेचता है ना, अपनी तरफ से वो सेल कर रहा है, हमारे लिए वो परचेज है, हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं ना उसे माल, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ऐसा होता है कि
अब सप्लायर हमें आंखें बंद करके माल नहीं दे सकता। हम एक सप्लायर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम मिस्टर ए हमारा सप्लायर है, हम उसे जाके कहते हैं यार मुझे ना 50,000 रुपये का माल चाहिए, किस पे, क्रेडिट पे। वो क्या करेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेगा और हम देखेगा इन बंदों के ऊपर कितना ट्रेड पेएबल पहले से है, यानी इन्होंने कितना पे करना है। अब हमारी कंपनी ने पहले से ही फॉर एग्जांपल 10 लाख पे करना है किसी ट्रेड पेएबल्स का, तो वो ये देखेगा, सप्लायर देखेगा कि इन लोगों ने अभी 10 लाख रुपया किसी का पे करना है, वो किसी का पहले ये पे करेगा, उसके बाद मेरे 50,000 पे करेगा। ये ना हो कि मैं मुझसे माल दे दूं, ये बाद में मुझे कहता रहे, इसके पास तो कैश भी नहीं है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बता देगा कैश कितना है, पेबल कितना है, रिसीवेबल कितना है। तो वो तमाम मामला देखेगा सप्लायर कि यार कैश इसके पास है इतना, इतने ये ताकतवर हैं कि कल को मैं जो इन्हें माल बेच रहा हूँ ये मुझे दे देंगे। एक कंपनी में कैश की शॉर्टेज है, एक कंपनी में रिसीवेबल है ही नहीं, यानी पैसा आना ही नहीं कंपनी को, और एक कंपनी के ऊपर उधार चढ़े हुए हैं, ऐसी कंपनी में मैं कभी भी मुफ्त वो क्रेडिट पे माल दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम भी किसी बंदे को लोन तभी देते हैं जब हमें पता हो कि क्या कहते हैं वो हमें टाइम पे वापस कर देगा। अगर हमें लगे कि यार ये नहीं कर सकता तो हम नहीं देते। क्या रीजन है कि हम उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं कि यार वो वापस करेगा। इस वजह से सप्लायर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, इंटरेस्टेड आपके क्या कहते हैं लोन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद लेंडर्स, लेंडर्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं, आपको लोन देते हैं। तो लेंडर भी तब लोन देगा, पहले वो देखेगा ये ना होगा इन्होंने पहले इतने बंदों का लोन लिया, उससे लोन लिया हुआ है, तो अब मैं लोन दूंगा तो ये मसला हो जाएगा। तो लेंडर्स भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, सेम लाइक जैसे सप्लायर्स देख रहे होते हैं, लेंडर्स भी देख रहे होते हैं कि क्या ये इस काबिल है कि मेरे पैसे कल को दे देगा वापस। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसलिए देख रही होती है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेना होता है आपसे, गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेना होता है, गवर्नमेंट ने देखना होता है कितना कमा रहा है, ठीक है, देखेगा तो पता चलेगा ना कितना कमा रहा है, और उसके बाद उसने आपसे टैक्स लेना होता है। आपके कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्केट के अंदर, मार्केट की गेम होती है सारी, ठीक है, वो मार्केट में आपके साथ बैठे हुए आपके कंपेटिटर्स हैं, तो वो देखेंगे कि यार ये हमसे ज़्यादा सेल ये कैसे कर रहा है, ये हमसे कम सेल क्यों कर रहा है, ये हमारी कॉस्ट अच्छी है, इसकी इनकी कॉस्ट का क्या हिसाब किताब है, इनके पास इतना माल पड़ा हुआ है या इनके इतने रिसीवेबल हैं। तो जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी आप इंटरेस्टेड होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा एक बात याद रखना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पब्लिक होती है, पब्लिक की जाती है। अगर आप कंपनी लेवल पे लिमिटेड कंपनी हो और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक नहीं करते, इंटरनेट के ऊपर पोस्ट नहीं करते, हर कंपनी की इंटरनेट के ऊपर पोस्ट होती है, आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो अगर आप नहीं करते तो आपकी कंपनी बंद होने का खतरा होता है, इतना खतरनाक है कि आप अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे मार्केट में, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो कंपेटिटर्स फिर उसके से आपकी वो स्टेटमेंट देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भी स्टेटमेंट दी होती है और वो आपकी स्टेटमेंट भी देख रहे होते हैं। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक यानी आम बंदे, वो इसीलिए इन्वेस्ट, देखो आम आम बंदे क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं कि ये कहते हैं ये कंपनी के क्या हालात हैं, ये तगड़ी कंपनी है, अगर तगड़ी कंपनी तो चलो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली पब्लिक और ये पोटेंशियल इन्वेस्टर एक ही बात है कि वो बंदे देखेंगे ना जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, वो देखेंगे कि यार क्या हिसाब किताब है। तो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को देख रही होती है, इंटरेस्टेड होती है कि कल को वही हमारे पास, पब्लिक के पास पैसा हो तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट, ये बेसिकली एक ही चीज़ है दोनों, कि दोनों ही बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। असल में ये दोनों इसलिए इन्वेस्टेड क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं क्योंकि एम्प्लॉयज को होता है कि यार ये हम देखें तो सही इस बिजनेस के पास पैसे कितने हैं, क्या ये हमारी सैलरीज दे सकती है। ये ना हो कि एक कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज चल रही हो और एम्प्लॉयज फॉर एग्जांपल 3 महीने से आ गई, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही और कैश की भी शॉर्टेज है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रही है। तो भाई एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए कि क्या अब मुझे सैलरी देंगे आगे, क्या मैं, मेरा फ्यूचर है यहाँ पे। और वैसे भी मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो मैनेजमेंट होता है कि यार हम किसी बड़े ग्रुप में काम करें जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तगड़ा ग्रुप हो, जिसके अंदर ऑपरेशन ज़्यादा हो, ताकि मेरा एक्सपीरियंस बने। हर एम्प्लॉय चाहता है मेरा एक्सपीरियंस बने। तो इस वजह से वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और यूजर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे क्लियर है? सही हो गया। अब जनाब इसके आगे एक, अब हमारे पास ना 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। असल में ये वाला चैप्टर के अंदर ना जो हमने F1 और F2 लेवल अगर देखें
उस लेवल पे जितने भी चैप्टर्स को एक्सपेंड करके इधर उधर किया होता है, कोई चैप्टर 1 में कोई चैप्टर 3 में बातें, तो इसमें सारी बेसिक बातें एक ही चैप्टर में, अगर आप कैप्लन की बुक फॉलो करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कैप्लन फॉलो कर रहा हूँ, तो तमाम ये टॉपिक्स वो कवर कर रहा है। बेसिक लेवल जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर सारे सब कुछ डिस्कस किया हुआ। अच्छा, टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस ना तीन किस्म के होते हैं। एक जनाब होते हैं सोल ट्रेडर, एक होते हैं पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। सोल ट्रेडर वो होता है जिसकी कितने ओनर्स हो, सिर्फ एक वन ओनर हो, मतलब कि मैं अकेला ओनर हूँ और मैंने दुकान खोल ली और मैं दूध वगैरह बेच रहा हूँ, मैं नान चने बेच रहा हूँ, या मैं जो चीज़ें बेच रहा हूँ, मैं अकेला ही मालिक हूँ उसका, बिजनेस का। तो अकेला बिजनेस है, मेरी कोई भी दुकान है, ठीक है, कोई मेरे स्टेशनरी की दुकान है और मैं अकेला मालिक हूँ वहाँ का, तो ये क्या है, सोल ट्रेडर। ठीक है। एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें आपके पास दो या ज्यादा, टू और मोर ओनर्स हो। पार्टनरशिप में क्या होता है, टू और मोर ओनर्स हो, यानी दो बंदे या तीन बंदे मिलके कहते हैं हम एक ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो बैठ जाते हैं दुकान के ऊपर और बिजनेस वगैरह कह रहे हैं, कंपनी नहीं सॉरी, बिजनेस कह रहे हैं और बिजनेस वगैरह चला रहे हैं। तो ये क्या है, पार्टनरशिप। इसमें ओनर्स दो होते हैं। और तीसरी होती है कंपनीज। कंपनीज में जितने मर्जी बंदे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, लाखों ओनर्स भी हो सकते हैं कंपनी के। इसमें कोई शक नहीं है, कोका कोला के कितने ज्यादा ओनर्स होंगे। ठीक है। तो कंपनीज के अंदर अनलिमिटेड बंदे हो सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी में शेयर्स वगैरह का हिसाब किताब क्या है। अब यहाँ तक तीन, ये तो बेसिक लेवल बात थी, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात थी। असल जो चीज मैंने यहाँ पे बतानी थी वो ये थी, जो इसके आगे पॉइंट्स लिखा हुआ है, कि सोल ट्रेडर जो है वो उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, पार्टनरशिप के अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, जबकि कंपनी की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। अब असल चीज है कि ये क्या चीज है, मैं असल में ये पॉइंट पे आना चाह रहा था। मैं असल में ये पॉइंट पे आना चाह रहा था। ठीक है, कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या फर्क है, लिमिटेड लाइबिलिटीज और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में क्या फर्क है। तो इसको मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली और मैं अकेला बन रहा हूँ, सोल ट्रेडर हूँ। सही है। अब जब मैंने ओपन की शॉप, मैं प्रॉपरली शॉप को रन कर रहा हूँ और सारा कुछ मेरा काम से मचा चल रहा है, एकदम से कोरोना वगैरह आया और मेरा सारा सारा कुछ लॉस पे चलने लग गया, और आहिस्ता सा करके मेरी दुकान खाली हो गई, माल भी खत्म हो गया। सही है। और मैंने, जो मेरी शॉप भी रेंट पे थी, मेरी शॉप भी रेंट पे थी, जो मैं पे कर रहा था, मेरे पास कुछ माल रह गया और थोड़ा सा फर्नीचर रह गया, थोड़ी सी इन्वेंट्री रह गई। इन्वेंट्री मेरे पास रह गई 10,000 की, 10K। और फर्नीचर मेरे पास रह गया 50K का। इन्वेंट्री मेरे पास रह गई 10,000 की, और जो फर्नीचर है वो 50,000 का रह गया। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, और वो लोन था 1 लाख का, वो लोन था 1 लाख का। मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं उसके पैसे पूरे कर सकूं। मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं इसको पैसे पूरे कर सकूं। अगर मैं इन्वेंट्री और फर्नीचर दोनों बेच दूं ना, तो मेरे पास 60,000 आ जाएंगे, 60,000। लेकिन 1 लाख मैंने बैंक से लोन लिया हुआ। अब बैंक ने जब मुझे लोन दिया था, ऑब्वियसली उसने 1 लाख दिया, तो वो कहेगा मुझे 1 लाख वापस करो। अब चाहे मेरे पास 60,000 है, मैं 60,000 भी उसे पे करूंगा, और 40,000 मैं कहाँ से लूंगा। 40,000 में जो चाहे अपनी पर्सनल गाड़ी बेचनी पड़े, पर्सनल घर बेचना पड़े, और या पर्सनली कुछ भी बेचना पड़े, मुझे वो पूरा करना है किसी ना किसी तरह। यानी कि आपको वो 40,000 अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि जो जितनी आपकी अपनी चीजें उनको सेल करके पूरा करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स पूरा बेच के पूरा करना पड़ेगा। चाहे इसमें आपकी पर्सनल घर की चीजें बेच जाए, आपका घर ही बिक जाए, लेकिन आपको लोन पूरा करना है, क्योंकि बैंक आपको नहीं छोड़ने वाला किसी सूरत, क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया तो आपको उनको पैसा वापस भी करना है। ठीक है। तो इस लाइबिलिटी को कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इस तरह की लाइबिलिटी को कहते हैं अनलिमिटेड, कि वो सिर्फ बिजनेस की हद तक महदूद नहीं है। यानी बैंक ने लोन बिजनेस को नहीं दिया, ओनर को दिया, उसने बिजनेस उससे ऑपरेट किया। ठीक है ना। अब बैंक ने जब उसे लोन दिया, अब लोन चाहे बिजनेस डूब जाए, चाहे बिजनेस कुछ भी पे ना कर पाए, चाहे बिजनेस के बाद बिल्कुल पैसा ना हो, उस बंदे को बैंक का लोन वापस उतारना ही उतारना है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप, इन दोनों के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। अगर आपको पैसा उतारना पड़े बैंक का,
आपको अपनी पर्सनल चीजें भी बेचनी पड़े तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। जब तक लाइबिलिटी खत्म नहीं होती ना, आपने सारी चीजें अपनी बेच देनी है और वो लाइबिलिटी उतारनी है, उधार उतारना है। जबकि कंपनीज का असूल और है, कंपनीज में होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनीज में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब कंपनीज में जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो लाइबिलिटी लिमिट होती है। अगर मैं इसी एग्जांपल को एज्यूम करो कह दूं, स्टेशनरी की दुकान की बजाय ये कोई एबीसी कंपनी है, जो कि मैंने कंपनी बना ली है, सही है। और अब मैं अपनी अब मेरी कंपनी बंद हो रही है, ठीक है। मेरी कंपनी बंद हो रही है और मैं अपने सारे एसेट्स वगैरह बेच रहा हूँ। मेरी ऐसी कंपनी रेंट पे थी, और जो है ना, मतलब मेरे मैं कंपनी को अब बेच रहा हूँ, ठीक है। लॉस पे आ गई, बेड़ा गर्क हो गया सारा कंपनी का। और मेरी कंपनी के पास 50,000 की, 10,000 की इन्वेंट्री और 50,000 की का फर्नीचर पड़ा हुआ है। और वैसे ही मेरी कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ 1 लाख रुपए का, जैसे पहले था, लेकिन इस बार कंपनी है। तो अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि कंपनी में, जब कंपनी असल में ना एक अलहदा एंटिटी है, कंपनी के अंदर ना एक चीज फॉलो हो रही होती है जिसे आप बोलते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी हम इसको आगे एंड पे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ना है ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आज ही पढ़ना है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी एक अलहदा आर्टिफिशियल बंदा है जिसके साथ सब डीलिंग कर रहे हैं। इसमें ओनर्स का कोई रोल नहीं है, ओनर्स ने सिर्फ पैसा दिया है। ओनर्स पीछे हट गए हैं, अब कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी चला रही है। हाँ, ओनर्स आएंगे, देखेंगे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन वो अब कंपनी एक आर्टिफिशियल बंदा है। अगर कोई लोन दे रहा है तो कंपनी को दे रहा है, बंदे को नहीं दे रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी गई बैंक के पास और जाके कहा कि मुझे लोन चाहिए। बैंक ने ना कहा ठीक है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, तमाम चीजें देखी, उन्होंने कहा ठीक है हम लोन दे देते हैं। कोरोना आ गया, क्या पता था कि क्या होना है, बेड़ा गर्क हो गया, कंपनी का दिवालिया निकल गया, और अब बेड़ा गर्क हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 60,000 है, जबकि मैंने बैंक के कितने पैसे देने, 1 लाख रुपए। अब कंपनी चूंकि लिमिटेड होती है, आपने अक्सर कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम के साथ सुना होगा, ये लिमिटेड, वो एबीसी लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब क्या है? ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है। अगर इनके ऊपर कोई उधार चढ़ा हुआ है और कल को ये दिवालिया निकल जाता है इनका, तो ये किसी का उधार देने के नहीं देंगी उधार, ठीक है। अगर एचबीएल कल को डूब जाता है और एचबीएल ने आपसे पैसा लिया हुआ है, यानी एचबीएल में सबने पैसा रखा हुआ है, एचबीएल डूब जाता है। अब जिसका वहाँ अकाउंट है वो लिमिटेड है, जिसने लोन दिया हुआ है, वो उसके अंदर शराइत में होता है कि बैंक अगर डूब गया कोई पैसे नहीं मिलने किसी के। अव्वल तो बैंक चल रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं, नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर जब डूबने में आएंगे तब वो आपके लोन भी आपको वापस नहीं करेंगे, ये शराइत में होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये 1 लाख लोन था जो कि बैंक से लिया हुआ है, तो 60,000 तक तो कंपनी के पास पैसा है, वो तो कंपनी दे देगी। बाकी 40,000 कंपनी के पास है ही नहीं, तो कंपनी नहीं देगी। इसमें ये नहीं होगा कि ओनर अपने घर से चीजें ला के बेचें तो ऐसा हो। कंपनी को आपने लोन ली दी है ना, तो कंपनी से निकलवाओ जाके, ठीक है, कंपनी से निकलवाओ जाके। ओनर्स को क्यों कह रहे हो? तो सेपरेट एंटिटी को सब कहता भी यही है कि ओनर्स को कुछ ना कहो, कंपनी को जाके कहो, जिसको आपने लोन दिया उसी से वापस लो। चाहे आर्टिफिशियल बंदा, उसकी मैनेजमेंट को जाके कहो, और वही आपको लोन देगी। तो ये फर्क है, ये फर्क है किसके अंदर? लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू बिजनेस, कि अगर लिमिट लाइबिलिटी लिमिटेड है ना बिजनेस तक, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड विल इफेक्ट द ओनर्स, यानी ओनर्स को भी इफेक्ट करेगी। अगर कभी लोन उतारना पड़ गया तो ओनर्स को भी लोन देना पड़े, अपना घर बार बेच के लोन पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि आपको अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटीज में फर्क समझ आ गया, और थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। अगर आपको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दें। कोई क्वेश्चन है तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। गुड हो गया। अब अब इसके अंदर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बिजनेस बनाती है, ठीक है ना। हम लोगों ने अगर स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले, हमारा यही था कि अकाउंटिंग साइकिल, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है उससे पहले पूरा साइकिल चलता है, जिसके अंदर स्टेप्स हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स, जो एसेट्स, तमाम एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एसेट्स दो किस्म की होती हैं, लाइबिलिटीज दो किस्म की होती हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटीज और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब हम पढ़ने लगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाते हो ना, इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए?
जिस वजह से वो बिजनेस चलेगा, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, ठीक है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो तमाम मामला होने चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो तमाम मामला होने चाहिए, सही है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक शो हो। क्योंकि देखो, आप कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलती के, वो बाद में ऐसा हो कि डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो रही हो या बिजनेस ही डूब जाए बाद में। जो कुछ बताना है सच बताना है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर दो टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। दो टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और एक है इनहेंसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों में फर्क क्या है? फंडामेंटल का मतलब है ये तो जरूर होना, ये करेक्टरिस्टिक्स तो जरूर होना चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और इनहेंसिंग का मतलब है कि इससे क्या होगा कि मजीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, एक है इनहेंसिंग। फंडामेंटल का मतलब है जरूर हो, और ये है कि बेहतर कर देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मजीद, ताकि यूजर्स जो हैं उनको मजीद आसानी हो जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी क्वालिटेटिवली अच्छी बन जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में दो चीजें, दो पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखनी है। एक तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो ना, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके अंदर पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि वो रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखनी है ना, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट्स लिखने हैं, एसओएफपी के अंदर आपने एसेट्स लिखने हैं, और एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं और करंट एसेट्स, तो आपने ये नहीं करना कि नॉन करंट एसेट के अंदर आप कोई डिटेल लेके बैठ जाओ कि इस तरह एसेट है हमारा, ये गिर गया, ये हो गया, टूट गया। ऐसे नहीं करना। आपने सिंपल, भैया आपको जो बोला गया कि एसेट की कॉस्ट लिखो, हाँ, जितने की आपको लगता है कि उसमें से डेप्रिसिएशन होगी तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, और सिंपल उसको फाइनल आंसर निकाल दो। इसी तरह तमाम इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये नहीं कि देखने वाला कहे यार ये क्या बोंगियां मारी हुई, जिसकी जरूरत ही नहीं थी वो चीजें डाली हुई। तो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। दूसरा, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन हो वो सच पर मबनी हो, वो ट्रू हो। एक चीज तो ये कि जो चीज हो वो रेलिवेंट हो, और रेलिवेंट के साथ जो वैल्यूज और तमाम मामलात हैं वो फेथफुल हो, यानी कि वो सच पर मबनी हो। उनके अंदर कोई किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, किसी किस्म का ये पॉइंट ना हो कि जिससे आप, मैनेजमेंट चाह रही हो कि हम बच जाएं या हमारा बोनस, मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए वैसी स्टेटमेंट्स बना दे कि हमें बोनस मिल जाए। यानी सेल्स गलती, झूठ झूठ की सेल्स बना के ज़्यादा कर दे तो ऑब्वियसली उनका बोनस बन जाए और मालिकों तक गलत खबर चली जाए। ऐसा ना हो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो और रेलिवेंस हो, ये दो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। ये दोनों में से एक पॉइंट भी नहीं होगा ना तो फारिग है काम। देखो, आपने सब कुछ सच लिखा हुआ है लेकिन इरेलीवेंट लिखा हुआ है, उसका भी फायदा नहीं है। आपने सब कुछ रेलिवेंट तो लिखा हुआ है, लिखने में रेलिवेंट, दिखने में रेलिवेंट है जो चाहिए चीज़ें, लेकिन उनको गलत लिखा हुआ है या झूठ लिखा हुआ है, ये थोड़ा बहुत उसके अंदर फ्रॉड किया हुआ है, तो वो भी फायदा नहीं है। दूसरी साइड पे इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं? इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, फिर वेरीफाइबिलिटी, फिर टाइमलीनेस, फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कंपेरेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्मेट पे बनी हो कि अगर हम उसको किसी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं तो वो इजीली कंपेयर हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जिस तरह भी बनाई सारी तमाम मामला लिख दिए। अब आपने 2020 की बनानी है, तो ये ना हो कि आप इस बार कहो यार 2020 में हम फॉर्मेट ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये तमाम मामला ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये मसले मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह ना हो, ठीक है। आपने इस तरह चीजें लिखनी है कि आपस में ये दोनों क्या कर सकें, आपस में ये दोनों क्या हो सके, कंपेयर की जा सके। क्योंकि कंपेरेबिलिटी जब होती है ना चीज के अंदर, तो इससे ये होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 2019 से 2020 तक, 2019 से 2020 तक जो मेरी कितनी ग्रोथ हुई है या मैं कितना नीचे आया हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हमने FA2 लेवल पे, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, MA2 लेवल पे भी ये चीज़ है, मेथड होता था FIFO, LIFO, एफको, मटेरियल का। अब अगर आपने अगर इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट के, सॉरी, करंट एसेट में इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी हुई है FIFO के मुताबिक, FIFO के मुताबिक,
और अगले साल आप इन्वेंट्री की वैल्यू लिख रहे हो लाइफो के मुताबिक, फाइफो के मुताबिक, अगले साल आप वही चीज लिख रहे हो लाइफो के मुताबिक। तो जब अगले साल उसी चीज को लाइफो के मुताबिक लिख लोगे, तो इस इन्वेंट्री और इस इन्वेंट्री का आपस में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो और मेथड पे बनी आई हुई है और वो और पे। इसीलिए दोनों के अंदर ऐसी चीज जरूर हो कि दोनों आपस में कंपेयर हो सके। इससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप फिर मैच करोगे ना कि अच्छा 2019 में हम यहाँ खड़े थे, 2020 में हम यहाँ खड़े हैं। वो उसी सूरत में होगा कि अगर दो चीजों को आपस में सही से कंपेयर किया जा सके, लाइक विद लाइक कंपेरिजन किया जा सके, तो इसे ये इनहेंसिंग है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हो तो फायदा है। ठीक है, ये चारों जो है ये जरूरी नहीं है, मतलब मस्ट नहीं है, ये होनी चाहिए बस, तो ज्यादा फायदा हो जाता है। वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी का मतलब है जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है ना, वो वेरीफाइड हो। अब ऐसा ना हो कि मुझे किसी ने, मैंने कहा यार मुझे सेल्स का डाटा दो, और मैं पूछ रहा हूँ किससे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से कि सेल्स कितनी हुई। अरे भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को तो प्रोडक्शन की कॉस्ट का पता होगा। आप जाओ सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, जो सेल्स मैनेजर है या सेल्स हेड है, या जो भी जिस लिहाज से भी सेल्स वाला बंदा है, जो सीनियर लेवल मैनेजर है सेल्स का, उससे जाके पूछो, वो आपको टोटल सेल्स बताएगा। आप ऑब्वियसली वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो वेरीफाइड होगी, और वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन यूज करो। ये ना हो कि आप किसी से भी पूछते हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी जा रहे हो और वही आगे ले जाओ, उससे आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो वेरीफाइबिलिटी जो है वो भी एक इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अपनी हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके लिखो। तीसरी चीज है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि देखो, एक चीज का ना, हर चीज का अपना टाइम होता है। एक चीज हम बोलते हैं अपनी लाइफ में कि हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद उस चीज का फायदा नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा बॉस मुझे कहता है, एग्जांपल से कह रहा हूँ, कि मुझे 5 अगस्त तक स्टेटमेंट चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट, कोई बात, कोई पॉइंट, या जिस तरह भी। अब मुझ तक वो बात पहुंच जाती है, उसने हो सकता है वो 5 अगस्त को स्टेटमेंट लेके जानी हो, और उसने आगे किसी और इन्वेस्टर से उसका डिस्कस करनी हो। यानी इसमें किसी कोई कम बंदा जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके बिजनेस में, उसने अपने मैनेजर को कहा कि आप 5 अगस्त तक मुझे स्टेटमेंट दे देना, हम फिर आगे जाके बात कर लेंगे। अब अगर तो मैं उसे पहले पहले वो स्टेटमेंट दे देता हूँ 5 अगस्त से पहले पहले, तो वो जाएगा बात कर लेगा। अगर मैं जाके मुंह उठा के चल जाऊँ 7 अगस्त को कि सर ये स्टेटमेंट ले ले, अब लाया तो मैं स्टेटमेंट ठीक हूँ, स्टेटमेंट लाया ठीक हूँ, लेकिन अब उसका फायदा फायदा कोई भी नहीं है, क्योंकि भाई उसका एक टाइम था। तो टाइमलीनेस का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो है ना, जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, वो उस वक्त तक वो उस वक्त तक रिलायबल है जब तक वो टाइमली है, यानी आप उसको टाइम के अंदर अंदर प्रोवाइड कर दो। अच्छा, रिज्वाइन कर लें क्या कहते हैं, मीटिंग में 1 मिनट रह गए, रिज्वाइन कर लें सेम लिंक के ऊपर।